अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मंडल कमंडल की राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ है। और ये दौर हमें 90 के दशक की याद दिलाता है, जब उत्तर प्रदेश में पिछड़ा बनाम अदर्स की बड़ी व्यापक और बड़ी राजनीति हो रही थी। और उस वक्त से लेकर अब तक का माहौल का अगर आप आकलन करें तो 2014 के बाद जब किसी को राजनीतिक ठिकाना उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, तो अब विपक्ष ने तैयारी कर ली है यूपी में दलित पिछड़ा जुड़ने की एक राजनीति, जो सिर्फ जातीय चश्मे के आधार पर ही आ सकती है। और इन दिनों ये मुद्दा गर्म हो रहा है और इस मुद्दे को धार दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो क्या है ये राजनीति? और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कुछ मुद्दे उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाले। फिर स्वामी प्रसाद ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्यों? क्योंकि उन्हें तो मौका मिल गया। तो आज हम इस चर्चा को इसी मुद्दे पर केंद्रित करेंगे। बहनों भाइयों, इतिहास और राजनीति लौट कर आते हैं और खुद को दोहराते हैं, और ये उतना ही सच है जितना हम और आप इस वक्त डिबेट में। तो इतिहास और राजनीति खुद को कब दोहराते हैं? जब वो अपने पीक पर पहुंच जाते हैं, फिर से शुरुआत वहीं से होती है। जिन्होंने भी इतिहास पढ़ा और जिन्होंने भी सियासत देखी है, लौट कर वो चीजें उनके समक्ष प्रस्तुत हुई हैं। मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश में 90 के दशक से के बाद से शुरू हुई राजनीति, विशेष तौर पर 89 से शुरू हुई पॉलिटिक्स और 2017 तक चलने वाली उत्तर प्रदेश, 2014 तक इनफैक्ट चलने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप पाएंगे मंडल वर्सेज कमंडल। मंडल यानी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश करने वाला आयोग, और कमंडल मतलब अयोध्या मूवमेंट। आप ध्यान करें तो ये एक साथ शुरू हुए थे और दोनों अपने पीक पर गए। और जब ये पीक पर जाते हैं तो किसे सत्ता दिलाते हैं? कमंडल आएगा तो सत्ता किसको मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी। और मंडल आएगा तो सत्ता किसको मिलेगी? समाजवादी पार्टी, बीएसपी या लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार। सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को लाभ देने वाले पॉलिटिकली फर्टाइल लैंड है उत्तर प्रदेश और बिहार। और यहाँ के राजनीतिक दृष्टिकोण को बहनों भाइयों आप समग्र रूप से देखें तो ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछले 20 सालों तक चली राजनीति पिछड़ा वर्ग पर केंद्रित रही है, अदर बैकवर्ड कास्ट। अब ये राजनीति किस दिशा में जा रही है? और आप देखें तो 2022 के बाद, और इनफैक्ट बल्कि मैं तो कहूँगा रिसेंटली जो अभी बाई इलेक्शंस हुए हैं मैनपुरी, रामपुर, खतौली के, यहाँ पर आप पाएंगे तो विशेष रूप से ये आप महसूस करेंगे और देखेंगे कि राजनीतिक दृष्टिकोण बदल रहा है। मुद्दे दरकिनार हैं और मुद्दों पर कभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होता भी नहीं। चुनाव किन दृष्टिकोण पर होता है और किन मुद्दों पर होता है? जाति के आधार पर। और हिंदू समाज की एक कड़वी सच्चाई है, जातीय व्यवस्था। उस व्यवस्था के मैक्सिमम बेनिफिशियरी कौन है? पॉलिटिकल पार्टी। अब ये बात अपोजिशन को समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा, महंगाई, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर घेरा नहीं जा सकता। किसान, आवारा पशु, इन मुद्दों पर भी घेरा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जनता में जो वोटर्स है बीजेपी का, एक समग्र हिंदुत्व की भावना है। तो ये समग्र हिंदुत्व की भावना को तोड़ने का सबसे बड़ा औजार क्या है? जाति। ये जुड़ा भी हिंदुत्व में कब था? जातियों के बंधन तोड़कर जुड़ा था। कब? जब बीजेपी के साथ इकट्ठा हुआ। अनकंडीशनल सपोर्ट बीजेपी को, जातीय बैरियर तोड़कर बीजेपी को सपोर्ट। अब अपोजिशन को भी ये फार्मूला मिल गया है कि वापस इनको इनकी जगह पहुंचाएंगे, तब जाकर बीजेपी के इस तिलिस्म और राजनीतिक मायाजाल को तोड़ पाएंगे। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य उसी की एक बड़ी कड़ी हैं, या अपोजिशन को यह बात महसूस हो गई है कि जनता को वापस उसी चौराहे पर लाना होगा जहां से बढ़कर वो बीजेपी के पास चले गए? इसीलिए मैंने आज जब डिबेट का प्रारंभ किया बहनों भाइयों, तो ये बात कही कि इतिहास और राजनीति खुद को दोहराते हैं। और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति एक ऐसे दोराहे पर खड़ी हुई है जहां लौट कर आते लोग दिख रहे हैं। अगर समय रहते बीजेपी ने कोई प्रबंध अपने लिए नहीं किया तो क्या कमंडल चलेगा? बिल्कुल चलेगा।
अभी जब राम मंदिर का निर्माण होगा और भव्य कार्यक्रम पूरे देश भर में प्रारंभ होंगे, एक हिंदुत्व की एक बहुत प्रज्वलित भावना जनता के बीच प्रस्तुत की जाएगी। विपक्ष क्या उससे लड़ पाएगा? विपक्ष को अब एक हथियार मिला है ओबीसी को एक करने के लिए, दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए, आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने के लिए और महिला वोटरों में ये भाव उत्पन्न करने के लिए कि वहां तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। राजनीति बहनों भाइयों संदेश के जरिए होती है। राजनीति फावड़ा चलाने से नहीं होती है। राजनीति सिर्फ रैलियां करने से, रोड शो से नहीं होती है। राजनीति बयानों के जरिए संदेश से होती है और वो संदेश जा रहा है अदर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट और महिलाओं के बीच। क्या इसका ये एक राजनीतिक जोखिम है जिस पर अपोजिशन खेल रहा है? क्यों जोखिम मैं कहता हूं? ये अंतिम कार्ड है, इसके बाद कुछ नहीं। अगर ये चला तो मामला अर्श पर, नहीं चला तो फर्श पर तो पहले से लेटे हैं। यानी ये अंतिम दांव है और बीजेपी के पास फिलहाल इसका कोई बहुत सॉलिड जवाब नहीं है और बीजेपी इसका मुकाबला करने से हटो और बचो की रणनीति, क्योंकि बीजेपी को भी समझ में आ रहा है कि अपोजिशन ने ये फाइनल धोबी पछाड़ दांव मारा है और क्या बीजेपी इस लपेटे में आएगी, क्या बीजेपी इस दांव में गिरेगी या नहीं गिरेगी। और मैं आज का रिसेंट आपको एक एग्जांपल देता हूं। राजनीति बहनों भाइयों हमेशा एविडेंस बेस्ड करनी चाहिए। डिबेट हमेशा एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, तभी तथ्यात्मक डिबेट होती है, तभी जनता के बीच आप सही चीजों का प्रस्तुतिकरण कर पाते हैं। और मैं एविडेंस दे रहा हूं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया गया एक इंटरव्यू, जिसका प्रॉपर एक वीडियो भी टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से या उनके पत्रकारों की तरफ से रिलीज किया गया। इंटरव्यू कल छपेगा, वीडियो आज आया है, जिसमें रामचरितमानस, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। अभी ये वक्त बीता ही था इस बयान को आए। इमीडिएट 4 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और फिर कहा कि वोट लेते समय हम हिंदू और बाकी समय बेगाने, धर्म की आड़ में अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी इस मुद्दे को ज्वलंत रखना है, इसमें घी डालते रहना है। कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें, आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प है। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। समस्त महिलाओं और शूद्र समाज को सम्मान देने के लिए आगे आए, अपमान की व्यवस्था खत्म हो और अभी तक धर्म के नाम पर जो अपमानित किए जाने की परंपरा चली आ रही है, इस पर तत्काल विराम लगे। इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसको उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। मुद्दा विहीन लोग हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या बोलें क्या ना बोलें। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके न देश की सरकार के खिलाफ न प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है। केवल आप सब इतना सवाल कर देते हो, उनका नाम लेते हो, इसलिए उनको स्पेस मिल जाता है। अन्यथा अगर आप सवाल ना करो तो ये कहीं इनका पता ना चले, क्योंकि जनता के बीच में ये है नहीं, गुंडों के बीच में है, अपराधियों के बीच में। तो बहनों भाइयों आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और प्रवक्ता भी हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। दीपक मिश्रा बहुत